जादुई सिलाई मशीन का जादू। बहुत समय पहले की बात है। बसंतपुर नामक गांव में प्रतिभा अपनी बेटी जीवा के साथ रहा करती थी। प्रतिभा के पति मोहन की मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुकी थी। मोहन जब जिंदा था तो वो सिलाई करके अपने घर का गुजारा चलाया करता था, लेकिन उसके जाने के बाद उनके घर में आर्थिक तंगी होने लगी। इसलिए प्रतिभा ने खुद ही सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालना शुरू कर दिया। प्रतिभा की सिलाई की दुकान में आस पड़ोस के ज्यादातर सभी लोग अपने कपड़ों की सिलाई करवाने आया करते थे। प्रतिभा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वो जो कपड़े अपने ग्राहकों को सिल कर दे, उन कपड़ों को पहनकर उसके ग्राहक बहुत खुश हो जाए। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और प्रतिभा सिलाई करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा चला रही होती है। तभी एक दिन एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न दिखने वाली लड़की, जिसका नाम प्रिया था, वो प्रतिभा की सिलाई की दुकान पर आती है और उसे सिलाई का कपड़ा देते हुए कहती है, आंटी ये लीजिए सिलाई का कपड़ा और इस कपड़े से मेरे लिए बहुत ही शानदार लहंगा बनाकर तैयार कर दीजिए। ये लहंगा मुझे अपने कॉलेज के फंक्शन में पहनना है, इसलिए ध्यान रखना कि इसमें किसी भी तरह की कोई भूल चूक ना हो। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारा ये लहंगा 2 दिनों में सिलकर तैयार कर दूंगी। तब तुम आकर इसे ले जाना और इसकी सिलाई का मैं 1000 रुपए लूंगी। वो तुम जब 2 दिन बाद लहंगा लेने आओगी तब मुझे दे देना। ठीक है आंटी, मैं 2 दिन बाद आती हूँ और तभी आपको पैसे भी दे दूंगी, लेकिन आप मेरी ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि लहंगा सिलने में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रतिभा को लहंगा सही से सिलने की हिदायत देकर प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। इधर प्रतिभा 2 दिनों में लहंगा सिलकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर देती है। 2 दिन बाद प्रिया लहंगा लेने के लिए अपनी दोस्त के साथ प्रतिभा की दुकान पर आती है, तो वो लहंगा पहनकर ट्राई करती है और प्रतिभा पर चिल्लाते हुए कहती है, आंटी ये आपने कैसा लहंगा सिला है? अगर आपको लहंगा सिलना नहीं आता था तो आप मुझे पहले ही मना कर दी थी, मैं किसी और से अपना लहंगा सिलवा लेती, लेकिन आपने तो मेरे लहंगे का पूरा सत्यानाश ही कर दिया। अब इस लहंगे को पहनकर मैं अपने फंक्शन में कैसे जा पाऊंगी? लेकिन बेटी, मैंने तो तुम्हारा लहंगा बहुत ही अच्छे तरीके से सिला है और तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी भी लग रही हो, तो फिर तुम इस तरीके से क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हारा लहंगा खराब कर दिया है? मुझे तो ये कहीं से भी खराब नहीं लग रहा। अरे आपको क्यों खराब लगेगा? ये लहंगा आखिर सिला तो आपने ही है ना, और वैसे भी आप जैसी अनपढ़ औरतें क्या जाने कि फैशनेबल लहंगे किस तरीके से बनाए जाते हैं। आपने तो वही पुराने गवार तरीके से मेरा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया है, और इसके अलावा ना कोई इसमें ढंग की फिटिंग आई और ना ही मैं इसे पहनकर अच्छी लग रही हूँ। इसलिए अब आप चुपचाप मुझे ये लहंगा दे दीजिए ताकि मैं इसे किसी ढंग के टेलर से सही करवाकर अपने फंक्शन में पहन पाऊँ। अब आपकी वजह से मुझे एक नया टेलर ढूंढना पड़ेगा जिसे ढंग के कपड़े सिलने आते हो। इतना कहकर प्रिया अपना लहंगा उठाकर प्रतिभा की दुकान से निकलने लगती है। तभी प्रतिभा पीछे से कहती है, बेटी मेरी सिलाई के पैसे तो देती जाओ। कौन से पैसे मैं तुम्हें अब दे दूं? तुमने तो मेरे लहंगे का सत्यानाश कर दिया है ना, इसलिए अब तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं बेटी, ऐसी बात मत करो, मेरा एक यही तो रोजी रोटी का साधन है। अगर तुम मेरी मेहनत के पैसे भी नहीं दोगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, कृपया मेरी मेहनत के पैसे मुझे देती जाओ। प्रतिभा के पैसे मांगने पर प्रिया उसे जोर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से प्रतिभा जमीन पर गिर जाती है। तभी प्रतिभा की बेटी जीवा दुकान पर पहुंच जाती है, तो वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। वो तुरंत भागकर अपनी माँ को उठाती है और उनसे सारी बात पूछती है। अपनी बेटी के पूछने पर प्रतिभा उसे सारी बात बता देती है कि कैसे उसने बहुत मेहनत से प्रिया के लहंगे को बनाकर तैयार किया, लेकिन प्रिया उसे उसकी मेहनत के पैसे नहीं दे रही और उल्टा उसे ही धक्का देकर गिरा दिया। अपनी माँ की सारी बात सुनकर जीवा को प्रिया पर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे तेज आवाज में कहती है, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का मारने की? और जब तेरा लहंगा मेरी माँ ने बनाकर तैयार करके तुझे दे दिया है तो तू उनके पैसे क्यों नहीं दे रही है?
मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी माँ जैसी खुद गवार है, वैसे ही उसने गवारों जैसा मेरा लहंगा बनाकर तैयार किया है और उस लहंगे की भी कोई खास फिटिंग नहीं आ रही है, इसलिए मैंने इसे पैसे नहीं दिए। और अगर तूने ज्यादा चूत चपड़ करी ना, तो जैसे तेरी माँ को धक्का मारकर गिराया है ना, वैसे ही तुझे भी जमीन पर गिरा कर मारूंगी, समझी? प्रिया की फालतू बकवास सुनते ही जीवा का गुस्सा उससे काबू में नहीं रहता और वो प्रिया को खींचकर 2-3 थप्पड़ जड़ देती है। तो पलटकर प्रिया भी जीवा को धक्का मारकर गिरा देती है और उसकी माँ की सिलाई मशीन तोड़कर वहाँ से चली जाती है। अपनी सिलाई मशीन को टूटा हुआ देखकर प्रतिभा को जीवा पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पे चिल्लाते हुए कहती है, तूने उस बदतमीज लड़की को सुनाया, इसी वजह से उसने आज मेरी सिलाई मशीन भी तोड़ दी। इस सिलाई मशीन की वजह से ही हम दोनों की रोजी रोटी चल रही थी। अब इसके टूटने के बाद हमारे खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं और ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो उसे सिर्फ इसी वजह से मारा क्योंकि उसने आपको धक्का दिया और आपको पैसे भी नहीं दे रही थी। अरे नहीं दे रही थी पैसे तो ना देती, लेकिन तुझे उसे नहीं मारना चाहिए था। आज तेरी वजह से मेरी इकलौती सिलाई मशीन भी टूट गई। अब बता, हम दोनों क्या खाएंगे? अपनी माँ को इस तरह बेवजह अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए देखकर जीवा को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक आसमान से गुजर रही एक जादुई परी उसे रोते हुए देखती है और उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह जंगल में अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? परी के पूछने पर जीवा उसे सारी बात बता देती है। जीवा की दुख भरी कहानी सुनकर परी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, तो वो अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जीवा के सामने एक जादुई सिलाई मशीन प्रकट कर देती है। बेटी, ये एक जादुई सिलाई मशीन है। इस सिलाई मशीन पर तुम्हें या तुम्हारी माँ को खुद कपड़े सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस सिलाई मशीन के ऊपर सिलने वाला कपड़ा रखा जाएगा, वो खुद ब खुद जादू से सिलकर तैयार हो जाएगा। अब तुम लोगों को इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इस जादुई सिलाई मशीन की मदद से तुम लोगों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम इस जादुई सिलाई मशीन को ले जाकर अपनी माँ को दे दो। जीवा उस जादुई सिलाई मशीन के लिए परी को धन्यवाद कहती है और उसे लेकर अपनी माँ को दे देती है और साथ ही उन्हें परी की पूरी बात भी बता देती है। जादुई सिलाई मशीन को देखकर प्रतिभा बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी जीवा से अपने गुस्से के लिए माफी मांग लेती है। उसके बाद प्रतिभा जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े सिलकर तैयार करने लगती है, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और वो खूब सारे पैसे भी कमाने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में प्रतिभा और उसकी बेटी जीवा उस जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मुंबई शहर के एक छोटे से जिले में भारती और दीप्ति नाम की 2 बहनें एक घर में एक साथ रहती थी। उनकी माँ रेखा और पिता मुन्ना एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। दोनों बहनें 18 और 20 वर्ष की थी और अपने घर का काम संभाल लिया करती थी। दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। दीप्ति भारती से 2 वर्ष छोटी थी, परंतु फिर भी वो भारती से बहुत समझदार थी। दीप्ति का कद लंबा, रंग गोरा और लंबे सुनहरे बाल थे, जबकि भारती एक छोटे कद की और सांवली लड़की थी। भारती की उम्र होने की वजह से उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत परेशान रहती थी, परंतु वो अपनी ये परेशानी किसी से नहीं बांट सकती थी क्योंकि भारती का कद छोटा था, जिसकी वजह से उसके लिए कई रिश्ते आए, परंतु भारती का कद छोटा होने और सांवला रंग की वजह से मना कर गए। एक दिन सुबह सुबह रेखा और मुन्ना आपस में बातें कर रहे होते हैं। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि हमें पहले अपनी छोटी बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बेटी के लिए कितने रिश्ते आए परंतु किसी ने भी हमारी बेटी को स्वीकार नहीं किया।
तो क्यों ना हम पहले अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दे। अरे भाग्यवान, तुम यह कैसी बात कर रही हो? जब तक हम अपनी बड़ी बेटी भारती का विवाह नहीं करा देते तब तक हम दीप्ति की शादी का कैसे सोच सकते हैं? अजी, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि हमारी छोटी बेटी दीप्ति की उम्र भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारी बेटी दीप्ति कद की लंबी, रंग की गोरी है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी उसके लिए एक सर्वगुण लड़का ढूंढने में। ये सभी बातें किचन में खड़ी भारती सुन लेती है, परंतु वो फिर भी दुखी नहीं होती और अपनी बहन दीप्ति के लिए बहुत खुश होती है। ठीक है, मैं कल ही जाकर दीप्ति के लिए कोई लड़का ढूंढता हूँ। जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिलेगा हम बातचीत आगे करेंगे। अब नाश्ता कर लो और अपने काम पर चलते हैं, हमें देरी हो रही है। दोनों नाश्ता करके अपने काम पर निकल जाते हैं। दीप्ति और भारती दोनों बहनें अपने अपने कामों में लग जाती है। काम करने के बाद दोनों बहनें एक साथ बैठकर चाय पीती है। चाय पीते पीते भारती और दीप्ति लड़के की बात करने लगते हैं, परंतु दीप्ति को लगता है कि उसके माता पिता उसकी बड़ी बहन भारती के लिए लड़का देख रहे हैं, इसलिए वो बहुत खुश होती है और भारती को लगता है कि दीप्ति अपनी शादी के लिए खुश है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन दीप्ति के घर उसके मामा आते हैं। मामा दोनों बहनों के लिए एक अच्छा रिश्ता उनके माता पिता को बताते हैं। ये सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश होते हैं कि उनकी दोनों बेटियों का विवाह अब एक साथ हो जाएगा। बहन, मैं जो रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ वह दोनों लड़का हीरा है। हीरा, अगर तुम उन दोनों को एक बार देख लोगी तो उन्हें मना नहीं कर पाओगी। वह दोनों लड़के अपने माता पिता के बिजनेस संभाल रहे हैं, परंतु मैं पहले ही बता दूं कि वह बहुत ही अमीर घर के लड़के हैं, इसलिए तुम्हारी दोनों बेटियां उनके सामने राजकुमारी लगनी चाहिए। भैया, तुम्हें तो पता ही है भारती के बारे में। भारती का कद थोड़ा छोटा है और रंग सांवला है, परंतु हमने उन दोनों के संस्कारों में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी दोनों बेटियां सर्वगुण संपन्न हैं। बहन, यह तो मैं जानता ही हूँ। कल उनके परिवार वाले हमारे दोनों लड़कियों को देखने आ रहे हैं। तुम अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी रखना। ये सब कहकर उनके मामा अपने घर चले जाते हैं। दीप्ति और भारती अपने माता पिता के साथ बातें करने लगती है। अब तुम दोनों फटाफट तैयार हो जाओ, आज हम सब बाहर बाजार जा रहे हैं। तुम दोनों बहनों के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने, जल्दी से तैयार होकर यहाँ आ जाओ। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और तैयार होकर जल्दी से अपने माता पिता के पास आ जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर बाजार के लिए जाते हैं। बाजार जाकर वे कई दुकानों पर कपड़े देखते हैं। दीप्ति को उसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस मिल जाती है, परंतु पूरे बाजार में भारती के लिए कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या ले। और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता, फिर भारती निराश मन से अपने ही घर के लिए बाजार से अकेली निकल जाती है। भारती अपने घर जा ही रही होती है कि तभी उसको रास्ते में एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है, जो भारती से अपनी सहायता के लिए पूछती है, सुनो बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? मेरा ये सामान बहुत भारी है, क्या तुम इसे उठाकर मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगी? क्यों नहीं दादी माँ, मैं आपकी सहायता जरूर करूँगी। लाओ, अपना ये सामान मुझे दे दो और आप मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ चलो। भारती बूढ़ी दादी को उनके बताए रास्ते के अनुसार उनको उनके घर छोड़ देती है। घर जाकर बूढ़ी दादी भारती को निराश देखकर उससे उसके निराश होने की वजह पूछती है। फिर भारती बताती है, दादी माँ, कल हम दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ बाजार गई थी, परंतु मुझे बाजार से अपने लिए कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, तुमने मेरी सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम जरा यहीं ठहरो, मैं अभी आई। दादी माँ अंदर जाकर 2 सोने और चांदी की साड़ी लेकर आती है। वो साड़ी दादी भारती को देती है। साड़ी बहुत ही सुंदर चमचमाती हुई थी और सोने चांदी की दिखाई दे रही थी। साड़ियाँ बहुत ही आकर्षक लग रही थी। भारती को एक ही नजर में वो साड़ी बहुत पसंद आती है। सुनो बेटी, ये साड़ी मुझे मेरी सास ने दी थी और अब ये साड़ी मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कोई मामूली साड़ी नहीं है,
ये जादुई 2 सोने चांदी की साड़ी है। इस साड़ी को पहनकर तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगने लगोगी और इस साड़ी की मदद से तुम और लंबी हो जाओगी और साड़ी पहनते ही तुम्हारी सभी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी। भारती वो 2 सोने और चांदी की साड़ी दादी माँ से ले लेती है और दादी माँ का शुक्रिया कर अपने घर चली जाती है। घर जाकर भारती अपनी बहन दीप्ति को बूढ़ी दादी की सारी बातें बताती है और दोनों बहनें सोने और चांदी की साड़ी पहनती हैं। साड़ी पहनते ही भारती पहले से भी सुंदर, लंबी और आकर्षक दिखने लगती है और दीप्ति भी पहले से भी सुंदर और आकर्षक दिखने लगी। दीदी, आप तो बहुत सुंदर और लंबी लग रही हो। अब तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता। दोनों बहनें जब अपने आप को देखती है तो हैरान रह जाती है और एक दूसरे की बहुत तारीफें करती हैं। दोनों बहनें अपने माता पिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अरे, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम दोनों दीप्ति और भारती की दोस्त हो क्या और यहाँ घूमने आई हो क्या? अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लगती है। माँ, मैं दीप्ति हूँ और ये भारती दीदी है। देखो, हम कितने सुंदर लग रहे हैं ना? फिर भारती अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। उनकी माँ दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और अगले दिन उनके घर लड़के वाले आते हैं। लड़के वाले भारती और दीप्ति को देखकर एक ही नज़र में दोनों को पसंद कर लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर देते हैं। दोनों बहनें हंसी खुशी से अपने ससुराल में रहने लगती है और अपने आगे की जिंदगी अपने पतियों के साथ हंसी खुशी से बिताती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।